हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? माई सेल्फ महेंद्र चौधरी एंड आई वेलकम यू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ बंसल क्लासेस ओडिशा। तो आज हम देखेंगे कि थिन फिल्म से इंटरफेरेंस कैसे होता है। थिन फिल्म इंटरफेरेंस प्रॉपर इसकी स्टडी करते हैं आज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्लैब है जिसकी थिकनेस टी है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका म्यू। ये एक फिल्म है, बहुत ही पतली सी फिल्म, और यहाँ पर एक लाइट इंसिडेंट होती है सपोज किसी एंगल आई पे, और उसका कुछ पोर्शन अंदर रिफ्रैक्ट होगा। ये जो रिफ्रैक्ट होगा वो अंदर ऐसे ट्रांसमिट हो जाएगा एक तो, और एक दोबारा रिफ्लेक्शन होगा इस वाले यहाँ पे। तो ये एंगल आर है तो ये भी आर होगा और ये भी आर होगा, ठीक है। और ये रे जब यहाँ से जाएगी ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, और इस हिसाब से यहाँ पर एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन होगा वो भी आई के बराबर होगा, ऐसे निकल जाएगी रे यहाँ पे, ठीक है। तो एक तो ये रे हुई जो अंदर रिफ्रैक्ट करके और वापस रिफ्लेक्ट होके बाहर आई, ये वाली रे। और एक इसका पोर्शन जो डायरेक्ट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा था वो। अब आपको लग रहा होगा कि ये दोनों रे तो बहुत दूर दूर है, सपोज दिस इज R1 एंड दिस इज R2, इनके बीच में सेपरेशन बहुत ज़्यादा है। नहीं, इतना ज़्यादा नहीं होता, ये बहुत नज़दीक होंगी और इनके बीच में इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। तो अब इंटरफेरेंस होगा और फिल्म किस कलर की नज़र आएगी तो वो डिपेंड करेगा कि इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव है या फिर डिस्ट्रक्टिव है। तो चलिए अब देखते हैं। R1 यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई है, R1 डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हुई है, एंगल आई है, तो इसका पाथ यहाँ पर ऑटोमेटिकली λ/2 से इंक्रीज हो चुका है। और अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, दिस, इसके बाद में दोनों रेज पैरेलल चल रही तो उनके बाद कोई पार्ट डिफरेंस नहीं आएगा। जो भी पार्ट डिफरेंस आएगा इस परपेंडिकुलर से पहले आ चुका होगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर से पहले पहले अगर मैं पार्ट डिफरेंस इनको मैं डेजिग्नेट कर दूं, सपोज दिस पॉइंट इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज सपोज एम एंड दिस इज एन। तो पाथ डिफरेंस कितना होगा? तो देखिए पाथ डिफरेंस क्या लिखेंगे हम, डेल्टा एक्स विल बी पाथ एबीसी इन फिल्म। तो सारे पाथ कौन से लेने हैं? ऑप्टिकल। तो ए बी सी इस फिल्म में कितना पाथ है ये हमें निकालना है, ठीक है। ए बी सी इतना ज्यादा चली है और उसमें हम घटा देंगे ये जो ए एन पाथ है किसका? R1 का। तो R1 में पाथ एक तो ए एन है और उसके साथ ही उसमें λ/2 से पाथ इंक्रीज भी हो चुका है उसका, क्योंकि वो डेंसर से रिफ्लेक्ट हो रही है ए एन वाली लाइन, तो λ/2 अपने आप इंक्रीज हो गया उसका। तो अब देखते हैं, दिस इज टी, ये भी टी होगा, तो हमें ये लेंथ निकालनी है। ये लेंथ कितनी होगी? अगर मैं ए बी की बात करूँ तो ए बी कितना होगा? तो ए बी कॉस आर इज टी, देन ए बी इज टी इंटू सेक आर। तो ये जो लाइट है वो टी सेक आर और यहाँ पे भी टी सेक आर, यानी कि 2t सेक आर, ठीक है।
2t sec r। तो अंदर जो रिफ्रैक्ट हो रही है वो लाइट कितना चली, ए बी प्लस बी सी, यानी कि 2t sec r। लेकिन ये चल रही है म्यू में, तो एयर में कितना चलेगी, तो ये इतना चलिए, तो एयर के लिए आप इसको, जैसे भाई टी चलती है म्यू में तो एयर में चलती है म्यू टी, तो यहाँ पर चलिए 2t sec r म्यू में, तो एयर में चलेगी 2 म्यू टी sec r। ठीक है। अब बात करें हम ए एन की, तो ये हम निकाल चुके हैं पाथ ए बी सी इन फिल्म विच इज 2 म्यू टी सेक आर। अब ए एन की बात करते हैं, ए एन कितना होगा, तो देखो यहाँ पर ये मुझे टी मालूम है, ठीक है, तो ये टी है, ये एंगल आर है, तो ये वाली ए आ जाएगी टी इंटू 10r परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू 10r, तो t इंटू 10r और ये भी t इंटू 10r, यानी कि ये जो AC लेंथ है ये हो गई 2t इंटू 10r। अब ये जो ट्राइंगल बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल ANC, उसमें आपको मालूम है ये एंगल I है, ये होगा 90 माइनस आई, और ये फिर से होगा एंगल I, तो उस हिसाब से मैं AN निकाल सकता हूँ। AN क्या होगा, 2t 10r, ये तो होगा हाइपोटेन्यूस, इंटू साइन I, ये हो गया AN, और साइन I भी आप देख सकते हैं, साइन I कितना होगा, साइन I स्नेल्स लॉ से निकाल लेंगे, इक्वल टू म्यू साइन आर, साइन I इज म्यू साइन आर, रख दीजिए यहाँ पे, AN इज 2t टू साइन इज म्यू साइन आर, तो ये AN हो गया। AN कितना हुआ, 2 म्यू टी साइन स्क्वायर आर अपॉन कॉस आर, मैंने 10r को खोल लिया इसमें, ये AN है, ये भी रख दीजिए यहाँ पे, बहुत ही आसान। टू म्यू टी साइन स्क्वायर आर अपॉन कॉस आर एंड प्लस लैम्डा बाई 2। लैम्डा बाई 2 क्यों हुआ, क्योंकि पाथ उसका इंक्रीज हो जाएगा लैम्डा बाई 2 से, तो ये पार्ट डिफरेंस आ गया, इसको हम और ज़्यादा सिंपल कर लेते हैं यहाँ पे। सो दिस इज 2t cos r माइनस 2 म्यू टी साइन स्क्वायर r अपॉन cos r माइनस लैम्डा, सो 2 म्यू टी अपॉन cos r आप कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर r एंड विच इज cos स्क्वायर r, तो ये हो गया आपका 2 म्यू टी cos r माइनस 2। तो ये आपको याद रखना है पाथ डिफरेंस थिन फिल्म से, r यहाँ पर रिफ्रैक्शन का एंगल है, 2 म्यू टी cos r माइनस लैम्डा बाई 2। ठीक है। अब अगर हम चाहें तो कि भाई इंटरफेरेंस जो है वो आपका कंस्ट्रक्टिव हो, तो फॉर मैक्सिमा दिस डेल्टा एक्स शुड बी इक्वल टू एन लैम्डा, यानी कि 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाई 2 इक्वल टू एन लैम्डा, पल इक्वेशन 2 म्यू टी कॉस आर शुड बी इक्वल टू एन लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2, यानी कि 2 लैम्डा आपको याद रखनी पड़ेगी।
मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। और फॉर मिनिमा डेल्टा एक्स शुड बी इक्वल टू 2n+1 λ/2 ये होना चाहिए। अगर आप रखेंगे तो 2 म्यू टी कॉस माइनस λ/2 2n+1 λ/2, इसको सॉल्व करें तो 2 म्यू टी कॉस आर विल बी इक्वल, ये हो गया आपका n लैम्डा प्लस λ/2 एंड प्लस λ/2 इज वापस लैम्डा हो गया, तो n+1 इंटू लैम्डा। ठीक है, तो n यहाँ पे इंटीजर है तो इसको भी कह दें, सिंपली n कह दें, तो 2 म्यू टी कॉस आर शुड बी इक्वल टू n लैम्डा, जहाँ पर n कहाँ से होगा, देखो ये क्वांटिटी 0 तो हो नहीं सकती, तो n को आप 1 से लेंगे, तो n शुड बी n 1 2 3 समथिंग लाइक दिस। लेकिन यहाँ पर आप n 0 भी ले सकते हैं, n आप 0 भी ले लें, तो 2 म्यू टी कॉस आर शुड बी इक्वल टू λ/2। अब ऐसा कोई क्वेश्चन हमेशा पूछा जाए ये ज़रूरी नहीं है। आपको इसमें जो सिंपली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होंगे। जैसे मैंने पिछली क्लास में बोला था कि मान लो ये कोई स्लैब है, चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, शीट में अगर है तो उसको डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। सिंपली क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अभी जैसे मैंने देखा शीट में हमारी, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है वो। यहाँ पर ये कंडीशन दी है, ये थिकनेस T है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 μ2 एंड μ3 गिवन है, और दिया है कि थिकनेस T इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट इन μ2, मतलब T किसके बराबर है, λ/2 के। ठीक है, आप चाहो तो एयर में आप इसका लैम्डा मान लें, तो λ1 क्या हो जाएगा, λ/μ1, λ2 हो जाएगा λ/μ2, और λ3 हो जाएगा λ/μ3। अब बोला है 4 ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन कि रिफ्लेक्टेड लाइट will be maxima when μ1 is less than μ2 is less than μ3। क्या ऐसी कंडीशन होगी तो रिफ्लेक्टेड लाइट का मैक्सिमम बनेगा, तो चेक करते हैं। मान लो इस पे ब्लू कलर की लाइट गिर रही है, लाइट आई, उसका कुछ पोर्शन यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया, यहीं पर हो गया, तो इसका पाथ तो जो भी होगा अभी हम देखेंगे, λ/2 से इंक्रीज करेगा नहीं करेगा, और जो अंदर जाएगी वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आएगी, है ना। अच्छा, और T किसके बराबर है, λ/2 के बराबर। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर मैक्सिमा बनना चाहिए, इसका मतलब ये जो R1 है और ये जो R2 है, इनमें जो पार्ट डिफरेंस है डेल्टा है, वो किसके बराबर होना चाहिए, n लैम्डा के बराबर। लेकिन किस में होना चाहिए लैम्डा, μ1 में, तो n λ1 होना चाहिए, क्योंकि इंटरफेरेंस किस में हो रहा है, μ1 में। ठीक है, अब पार्ट डिफरेंस है कितना, तो
रे यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई। अब जैसे इसने कंडीशन दी है कि μ2 इज ग्रेटर देन μ1, तो डेंसर से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो उसका पाथ ऑटोमेटिकली λ/2 से इंक्रीज हो जाएगा। किससे इंक्रीज हो जाएगा? λ/2 से। तो λ/2, या आप इसको सिर्फ एयर में ही रखें, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर रखना चाहते हैं तो λ1 रख लें, कोई दिक्कत नहीं है अभी। तो इसका पाथ इंक्रीज हो चुका है λ/2, यानी कि एयर के करस्पॉन्डिंग। जब भी डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होगी उसके एयर के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगा उसमें λ/2 का इंक्रीमेंट आएगा। तो R1 λ/2 से आगे चल रही है। अच्छा, R2 जो है वो T और T 2T चली है μ2 में, तो एयर में कितना चलेगी? 2μ2 इंटू T। तो ये रे यहां तक आने पे इसका पाथ कितना हो चुका है? 2μ2 इंटू T, ठीक है, एयर के करस्पॉन्डिंग हम देख रहे हैं। और क्योंकि μ3 ज़्यादा है μ2 से, तो ये भी डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इसका पाथ भी λ/2 से इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। तो अब आप देखो दोनों में पाथ डिफरेंस किसके बराबर आ रहा है? तो पाथ डिफरेंस 2μ2 इंटू T एंड प्लस λ/2 माइनस λ/2, तो पाथ डिफरेंस आ रहा है ये 2μ2 इंटू T, और T किसके बराबर है? λ2 के। तो पाथ डिफरेंस कितना आया? 2μ2 इंटू λ2, एंड व्हाट इज λ2? λ2 इज λ/μ2, so this is 2μ2 इंटू λ/μ2, कैंसल्ड आउट। कितना आया? 2λ। तो आ रहा है n λ, तो इंटरफेरेंस कैसा होगा? मैक्सिमा का। तो ऐसे ही आपको सारे ऑप्शंस इसमें चेक करने हैं। फिर से कह रहा हूँ, आप पहली बात तो अगर आप चाहें तो इंटरफेरेंस μ1 में कर लें, या फिर आप इसको देखो, एक बात तो क्लियर है कि जब डेंसर से रिफ्लेक्ट होगा तो एयर में जितना वेवलेंथ इंक्रीज डिक्रीज होता है उतना ही होगा इसमें भी, ठीक है। अब ऐसे तो यहाँ पर मान लो एयर है, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पर वेवलेंथ अलग होगा, यहाँ पर अलग होगा। तो कोई बच्चा पूछे कि सर कौन सी वेवलेंथ का λ/2 इंक्रीज हो रहा है? तो एयर का, ठीक है, जो उसका ओरिजिनल वेवलेंथ उसमें। तो ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे काफ़ी सारे, और मुझे उम्मीद है कि आप इनको अच्छे से हैंडल कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इंटरफेरेंस, थिन फिल्म इंटरफेरेंस भी हमने कर लिया है। अच्छा, थिन फिल्म का एक बहुत ही शानदार एप्लीकेशन है, जो हमारे कारों के ऊपर शीशे होते हैं उनके ऊपर एक फिल्म चढ़ाई जाती है। जैसे ये कार का शीशा है, ग्लास होगा ये, और ग्लास के ऊपर एक थिन फिल्म चढ़ा दी जाती है। सपोज इसकी थिकनेस है T, और इसके ऊपर जब कोई लाइट गिर रही है, सपोज इस पर ग्रीन लाइट गिर रही है, तो यहीं से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी एक तो, और एक अंदर जाएगी, यहाँ तक ट्रेवल करेगी, और फिर यहाँ से वापस रिफ्लेक्ट होके ऐसे बाहर आएगी। मैं यहाँ से बना देता हूँ। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको हम रखते हैं रेयरर में, और इसको रखते हैं डेंसर में। ऐसा करने से क्या होगा कि जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई,
अगर उसका आप पाथ डिफरेंस निकालें, ये तो एयर है ही, तो एयर के बजाय ये तो डेंसर है इसके लिए, तो इसका पाथ तो λ/2 से वैसे इंक्रीज हो गया, और इसका पाथ 2μt, और डेंसर से रिफ्लेक्ट हो रही है तो उसमें भी λ/2 इंक्रीज हो गया, तो 2μt प्लस λ/2 और उसका लैम्डा की माइनस λ/2, ये पार्ट डिफरेंस आया। कितना आया? 2μt। अब अगर ये 2μt जैसे हम कहते हैं, अगर पार्ट डिफरेंस 2n+1 λ/2 हो जाए और इनको 0 रखें, मतलब λ/2, तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब मिनिमा, तो 2μt/2 और t कितना आया? λ/4μ। तो ये वो थिकनेस है जिस थिकनेस की अगर आप ग्लास पे फिल्म लगा दें तो कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी, ठीक है, कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो ऐसी फिल्म लगाते हैं लोग, हालांकि ये इलीगल है इंडिया में। ब्लैक कलर नजर आता है पूरा, काले शीशे। तो अब आप देख ले थिन फिल्म कितना अच्छा है। और ऐसे जो हमारे लेंस कार्ट वगैरह से ग्लासेज आते हैं उनके ऊपर एंटी ग्लेजिंग फिल्म लगा, एंटी ग्लेजिंग मतलब ग्लेज नहीं करता, या फिर आप यूँ समझें कि जब उसके ऊपर आप लाइट डालेंगे तो वो बिखर नहीं जाएगी, तो वो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसका वो मिनिमम बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये सिंपल बातें थी। अब थोड़ी और बातें करते हैं हम। जैसे हमने अभी ये इंटरफेरेंस के सारे पैटर्न हमने पढ़ लिए, तो अब आते हैं हम डिफ्रैक्शन पे। किस पे बात करेंगे अब हम? डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है, आराम से समझ लेना इसको, और शीट का भी सहारा लेना इसके साथ साथ, शीट को भूल मत जाना। डिफ्रैक्शन तो यंग्स डबल स्लिट में तो दो स्लिट बना दी गई, दोनों सोर्स की तरह बिहेव करने लगी, लेकिन डिफ्रैक्शन में सिर्फ एक ही स्लिट होती है, ठीक है। जैसे ये है और इसके बीच में हम यहाँ पर ये एक स्लिट बना लेते हैं, ये लो, चलिए थोड़ी बड़ी बना लेते हैं, इतनी बड़ी होती, बहुत ही छोटी है, बहुत ही कम। और ये है सामने स्क्रीन, जो कि यहाँ से d डिस्टेंस पर है, और इस स्लिट की थिकनेस है a। अब हम d नहीं ले रहे हैं बल्कि क्या लेंगे? a। कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, बट जनरल कन्वेंशन है a लेने का। और इस पे जो लाइट आ रही है वो पैरेलल ऐसे आ रही है, सपोज। अब मैं 3 ही बना रहा हूँ, लेकिन ऐसी बहुत सारी रेज आएंगी यहाँ पे। और फिर यहाँ पर एक पैटर्न नजर आता है, उसको एक्सप्लेन किया गया कि यहाँ पर तो दो सोर्स तो है नहीं, तो इंटरफेरेंस कैसे हो रहा है? तो देखिए उसको एक्सप्लेन करने का तरीका है। क्या तरीका है? कि यहाँ पर इस जो ये स्लिट है
इसका हर एक पॉइंट एक सेकेंडरी वेवलेट है, हर एक पॉइंट। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी, ये भी, ये भी। तो कितने सोर्स हो गए? बहुत सोर्स है। देयर आर ए लॉट ऑफ सोर्सेस। और इन सारे सोर्सेस को अगर हम देखें तो कैसे डील करें? तो पहले मैं ये जो स्लिट है ए थिकनेस की, ए विड्थ की, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेता हूं। एक ऊपर का पार्ट a/2 और एक नीचे का पार्ट a/2, दो इक्वल पार्ट में मैंने डिवाइड कर लिया। तब जितने सोर्स ऊपर हैं उतने ही सोर्स नीचे हैं, ठीक है। और ये जितने सोर्स ऊपर हैं उतने ही सोर्स नीचे हैं, तो अगर ऊपर का ये सोर्स उठा लूंगा मैं, ये वाला, तो नीचे वाला ये सोर्स उठा लेंगे और ये दोनों यहाँ मीट करेंगे, इनसे जो रेज निकलेगी कुछ ऐसे। तो यहाँ पर क्या बनेगा? मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा। सबका ही यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा। सोर्स के ये वाला सोर्स हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला सोर्स हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला सोर्स हो जाएगा, और ये सोर्स तो है ही, एक सिंगल है। तो जितने ऊपर सोर्स है उतने नीचे सोर्स है, और सारे सोर्सेज सेंट्रल मैक्सिमा सेम डिस्टेंस पर है, तो कोई पार्ट डिफरेंस नहीं होगा, और यहाँ पर क्या बनेगा? मैक्सिमा। अच्छी बात है, लेकिन हमें तो एक्सप्लेन करना है क्या? पैटर्न। तो पैटर्न एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो किसी भी जनरल पॉइंट P पे, मान लो ये कोई पॉइंट P है और मुझे यहाँ पर मैक्सिमा बनाना है। ध्यान से सुनना, मैक्सिमा नहीं, हम इसमें किसकी कोशिश करेंगे? मिनिमा निकालने की। किसकी क्वेश्चन करेंगे? मिनिमा। और इसमें ये जनरल ट्रेंड है कि जब आप मिनिमा निकालते हैं तो इवन पार्ट में डिवाइड करेंगे स्लिट को, जैसे अभी हमने इवन मतलब दो पार्ट में किया, और मैक्सिमा के लिए ऑड में डिवाइड करेंगे, ये भी बताऊंगा कैसे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मिनिमा की। मिनिमा में इवन पार्ट में क्यों करेंगे? तो P पॉइंट पे अगर आप देखेंगे, तो मैं इस P पे नहीं बना रहा हूँ, बल्कि ये बहुत कम है, तो सारी रेज पैरेलल हो जाएंगी ऐसे P पे जाती हुई। तो ये वाली रे और ये वाली रे अगर P पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही है, तो ये वाली भी और ये वाली भी करेगी, ये वाली भी करेगी, ये वाली और ये वाली भी करेगी, क्योंकि सेम गैप में है। तो ये सारी रेस वहां पे क्या करेगी? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर आप P पे मिनिमा फाइंड कर रहे हैं, मिनिमा होगा तो वहां पे डिस्ट्रक्टिव ही होगा, मैं मिनिमा ही फाइंड कर रहा हूँ। तो ये जो सारे सोर्सेस से सारी रेज जो निकल रही है, वो सारी रेज क्या कर ले वहां पे? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और उनमें भी मैं अगर इस वाली रे और इसके बीच में डिस्ट्रक्टिव करवा दूं, इसको मैं अगर R1 कह लूँ, इसमें अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, तो R1 के नीचे वाली रे, R2 के नीचे वाली रे, इनका डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे करें? तो देखो यहां से एक परपेंडिकुलर लो, ये पार्ट डिफरेंस है, सपोज दिस एंगल इज थीटा, तो पार्ट डिफरेंस कितना आएगा? दिस इज a/2 एंड दिस विल बी, पार्ट डिफरेंस विल बी a/2 साइन थीटा। जैसे d साइन थीटा होता है, वैसे यहां पर क्या हो जाएगा? a/2 साइन थीटा। और अगर ये पार्ट डिफरेंस किसके बराबर हो जाए? पहला मिनिमा निकालना है, फर्स्ट मिनिमा, तो पार्ट λ/2 के बराबर। मतलब ये साइन किसके बराबर होना चाहिए? लैम्डा के। ठीक है।
तो ये आपको मिलेगा पहला मिनिमा, ऐसे नीचे मिल जाएगा ए साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा पे पहला मिनिमा। दूसरे मिनिमा के लिए आप कितने पार्ट में डिवाइड करोगे? 4 पार्ट में। मिनिमा के लिए इवन में करते हैं तो 4 पार्ट में। तो a/2 की बजाय 4 पार्ट में जब करोगे तो इनका करवा लो, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा? a/4 साइन थीटा, और वो किसके बराबर होना चाहिए? λ/2 के। a साइन थीटा 2 लैम्डा, तो ये होगा सेकंड मिनिमा। इसका मतलब एक जनरल मिनिमा के लिए आपका a साइन थीटा शुड बी इक्वल टू n लैम्डा कर लो या फिर m लैम्डा कर लो। m की वैल्यू 1 2 3 4, तो उन सारी पोजीशन पे होगा मिनिमा। ये पहला मिनिमा, इसके लिए साइन थीटा कितना है? λ/a। फर्स्ट मिनिमा साइन थीटा इज λ/a। सेकेंड मिनिमा साइन थीटा विल बी 2 λ/a। और इधर फर्स्ट मिनिमा साइन थीटा कितना होगा? λ/a। सेकेंड मिनिमा साइन थीटा कितना होगा? 2 λ/a। ठीक है, या फिर इधर माइनस में होंगे, माइनस λ/a एट माइनस ऑफ, ठीक है, ये थीटा ऊपर पॉजिटिव ले रही होती है, नीचे नेगेटिव होगा। खैर आप तो सिंपल रखो λ/a 2 λ/a। ये सारे मिनिमा मिलेंगे, मतलब यहाँ पर मैक्सिमा, यहाँ पर मिनिमा। तो यहाँ पर इंटेंसिटी होगी सबसे ज़्यादा। अगर मैं इंटेंसिटी का कर्व बनाऊँ, यहाँ पर 0 मिनिमम, और यहाँ पर मैक्सिमम, और फिर इधर मिनिमम 0, फिर मैक्सिमम। लेकिन अब मैक्सिमम कम होती जाती है जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे, फिर ऐसे हो जाएगा। YDSC में ध्यान रखना, इंटेंसिटी सेम रहती है लेकिन इसमें कम होती जाएगी, मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी, इस पीक की बात कर रहा हूं। तो ये आपकी इस प्रकार से आपको यहाँ पर फ्रिंजेस नजर आती हैं। अब बात करें यहाँ पर फ्रिंज विड्थ की, तो ये देखो यहाँ तक सेंट्रल मैक्सिमा, तो ये सेंट्रल मैक्सिमा की फ्रिंज विड्थ कितनी हो जाएगी भाई? अगर सिर्फ मैं ओमेगा एंगुलर फ्रिंज विड्थ की बात करूँ, साइन थीटा इज वेरी स्मॉल, दिस इज इक्वल टू थीटा, तो ये हो जाएगी 2 λ/a एंगुलर फ्रिंज विड्थ। सिंपली अगर आप बीटा निकालना चाहते हैं तो आप साइन थीटा को tan थीटा लिख सकते हैं, कितनी हो जाएगी? 2 λd/a, या फिर आप इसको d भी कह सकते हैं। तो ये डबल होती है। नॉर्मल अगर आप कोई एक दूसरी फ्रिंज देखोगे वाली, तो यहाँ पर फ्रिंज विड्थ कितनी होगी? λd/a, लेकिन सेंट्रल जो ब्राइट फ्रिंज है उसकी थिकनेस डबल होती है, ध्यान रखना डिफ्रैक्शन में। अच्छा, तो ये हमने मिनिमा को एक्सप्लेन कर दिया। अब मैक्सिमा एक्सप्लेन करना हो इसमें, जैसे ये λ/a है तो ये फर्स्ट मैक्सिमा यहाँ पर आएगा λ/a, और ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो आप ऑड पार्ट में डिवाइड कीजिए। देखिए करना यही है, मिनिमा के लिए a1 में डिवाइड कीजिए और फिर उसका डिस्ट्रक्टिव कर लीजिए, ठीक है,
और मैक्सिमा के लिए ऑड में डिवाइड कीजिए, उसका भी डिस्ट्रक्टिव कर लीजिए। अब डिस्ट्रक्टिव करने से क्या फायदा होगा देखिए, मान लो ये स्लिट है, आपने ऑड पार्ट में तो ये बना ली, तो यहाँ पर आपके कुछ सोर्सेज हैं, यहाँ पे सोर्सेज हैं, यहाँ पे सोर्सेज हैं, ठीक है। अब अगले पॉइंट पे इस लाइन और इस लाइन, इनके बीच में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए, इसका मतलब ये खत्म, ये खत्म, कुछ ये वाला खत्म, ये वाला, इसके नीचे वाला, ये वाला, ये वाला, तो ये जो ऊपर का इतना पोर्शन है ये तो डिस्ट्रक्टिव में चला जाएगा, लेकिन जो ये नीचे का पोर्शन बचेगा इसको तो यहाँ पे कोई ख़त्म करने वाला है नहीं, इसकी वजह से डेंसिटी आ जाएगी और वो मैक्सिमम बन जाएगा। तो ध्यान रखना डिफ्रैक्शन में एक तो फ्रिंजेस, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होती है वो डबल होती है 2 लैम्डा डी बाई डी, और उसके बाद लैम्डा डी बाई डी, और इनकी जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे इनकी थिकनेस भी कम होती जाएगी और इनकी ब्राइटनेस भी कम होती जाएगी, ठीक है। तो यूनिफॉर्म नहीं है ये, लेकिन इसमें अगर कोई क्वेश्चन आ सकता है तो वो यहाँ से आ सकता है कि ए साइन थीटा इक्वल टू एम लैम्डा, ये डार्क फ्रिंज के लिए, गॉट माई पॉइंट। उनकी ब्राइट फ्रिंज भी होगी और सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज डबल होती है, ठीक है। तो ये डिफ्रैक्शन हमने देखा। अब आप अपनी शीट को उठाएं, इसके बाद इसमें फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के 2-3 फॉर्मूले दिए हैं उनको याद करें, रिजॉल्विंग पावर आप इसमें से पढ़ लें, याद कर लें। रेयरली कोई क्वेश्चन आता है, बहुत ही कम, मतलब मुश्किल से कभी आया हो, तो इसलिए मैं उसको पढ़ाता भी नहीं हूँ, खैर। और उसके बाद इसमें टेलीस्कोप वगैरह थोड़े बहुत उसके बारे में बता रखा है, तो आराम से आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं आए तो रट लेना उसको, मैं साफ बोल रहा हूँ, रट लेना उसको, ठीक है। और हाइगेंस प्रिंसिपल हमने कर लिया था शुरू में ही, हाइगेंस प्रिंसिपल में जो वेव फ्रंट की थी इस पे भी यहाँ पर 2 डेरिवेशन है शीट में, उनको आप करें, एक रिफ्रैक्शन का है, एक रिफ्लेक्शन का है। हाइगेंस प्रिंसिपल सिंपली यही कहता है कि दो वेव फ्रंट मतलब जिनका फेज सेम हो, एक वेव फ्रंट जिसका फेज सेम है, ये कोई वेव फ्रंट है, इसका फेज φ1, तो इसके हर एक पॉइंट पे फेज φ1 होगा, कौन सी भी रे ले आओ, इसका φ2, तो इसके हर एक पॉइंट पे फेज φ2 होगा। और अगर कोई एक लाइट रे यहाँ से यहाँ तक पहुँचती है, टाइम t लेती है, तो वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में भी टाइम t ही लेगी, चाहे यहाँ पर कैसा भी मीडियम। अगर आपने यहाँ पे वाटर डाल दिया है तो वेलोसिटी कम हो जाएगी लाइट रे की, तो ये वेव फ्रंट नज़दीक आ जाएगा ऐसे, तब इसका फेज φ2 होगा, ठीक है। तो इस पे भी इसने अच्छा समझा रखा है हमारी शीट में। तो इतना करने के साथ ही हमारा वेव ऑप्टिक्स ख़त्म हो जाएगा। अब थोड़ा सा बचेगा अपना, इसके बारे में है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो उसको अपन देखेंगे, और उसके साथ ही ये जो ब्रूस्टर्स लॉ, मेलस लॉ, पोलराइजेशन, इसकी हम स्टडी करेंगे। तो ये सब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में सब बातें करेंगे। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, और अब लग जाओ भाई, अब जुट जाओ, जितनी ताकत है सब झोंक दो, और भाई 1 मिनट भी इधर उधर वेस्ट मत करो, ठीक है।